नमस्कार साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां। एक एक अनुसूची को हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के सभी भागों को 22 भागों को विस्तार से समझा है। उसी तरह से हम इनको समझने वाले हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं, जो कि आप सभी को अच्छे से याद करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और साथ ही साथ उनके क्षेत्राधिकार, न्यायिक अधिकार, ये सभी बताए गए हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ठीक है, तथा क्षेत्राधिकार। अगर वो न्यायिक क्षेत्राधिकार की पूछे, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की पूछे, तो इसी अनुसूची में स्पष्ट किया है। और ये जो पहली अनुसूची है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 तथा 4 पहली अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं, जो कि आपको याद रखना। और पहली अनुसूची में हमें क्या बताया है? भाग 1 में तो बता दिया, भाग 1 की बात कह रहा हूँ, भाग 1 में बता दिया क्या कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, लेकिन अनुसूची में क्या बताया कि कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। अगर वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये जानकारी हमें अनुसूची 1 से मिलती है, पहली अनुसूची से। ठीक, पहली अनुसूची को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार। वेतन जो शब्द लिखा है, इसकी जगह परिलब्धियां भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें किसके वेतन भत्तों की बात कर रहे हैं? सभी के वेतन भत्तों की बात नहीं होती। इसमें राष्ट्रपति, ठीक, राज्यपाल, ओके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उनके वेतन भत्ते। ऐसे ही राज्यसभा, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, ठीक है, इनके वेतन भत्तों की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अनुच्छेद दर्शाए गए हैं, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ये 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति ही कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 75 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी है। ठीक है, 148 कैग CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके भी वेतन भत्तों की जानकारी हमें दूसरी अनुसूची से मिलती है। ये आपको एग्जाम में याद रखना है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा।
दूसरी अनुसूची को समझने के बाद अब हम तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। उससे पहले एक जो फैक्ट रह गया है दूसरी अनुसूची में, मैं सेकंड अनुसूची की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उनके जो जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते और विशेष अधिकार भी दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको नौकरी ऑफर करता हूँ एक कोई भी, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल होगा कि सर आप हमें कितना वेतन देंगे, कितने रुपए देंगे नौकरी के। ठीक है, सामान्यतः पहला सवाल यही होगा। तो पहले किसकी बात होगी? पहले दूसरी अनुसूची में वेतन की बात होगी, भत्तों की बात होगी और विशेषाधिकारों की बात होगी। अगर जो मैंने आपको ऑफर किया, मैंने कहा कि आपको मैं 50,000 रुपये महीने दूंगा और वेतन भत्ते अलग, ठीक है, तो आपको अगर पसंद आता है तो ही आप उसे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते हैं तब हम शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या होगा? शपथ होगी या प्रतिज्ञान ओथ होगी। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। ये संघ के मंत्री से अर्थ है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, इनके ओथ की बात है। संसद के सदस्य, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी भी जो शपथ है, इसकी भी जानकारी हमें अनुसूची 3 के तहत जानकारी मिलती है। ठीक है, आदि ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है आपसे कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उसकी जो शपथ है क्या भाग 3 में है? तो आप जवाब करेंगे हाँ बिल्कुल है, चाहे वो राज्य मंत्री हो, ठीक है, या दूसरा मंत्री हो, उप मंत्री हो, लेकिन वो संघ का अगर मंत्री है तो वो इसके तहत क्या लेगा? शपथ लेगा। याद रखना। तीसरी अनुसूची भी हमने समझ ली। तीसरी अनुसूची के बाद हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में राज्यसभा के जो सीटें हैं, कितने सदस्य होंगे, उनका आवंटन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 4 तथा 80, ठीक है, याद रखिए 4 तथा 80 अनुसूची 4 से संबंधित अनुच्छेद हैं। ओके, अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची जो है अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन है। यहाँ पे हमें इसका सोर्स मिलता है। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के उपबंध से संबंधित है। और इसी से संबंधित एक एक्ट भी है, पेशा एक्ट। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? पांचवी सूची के अंतर्गत ये एग्जाम में पूछा जाता है, 10 राज्य आते हैं। ठीक है, 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आपका हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा राज्य पांचवी अनुसूची में नहीं आता। तो ये 10 के 10 नाम जो हैं, यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दिख रही होगी, ये लिस्ट जो है आपको याद करनी है। ठीक है, पांचवी अनुसूची के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे छठवीं अनुसूची की। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों की बात की गई है, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और उपबंध की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? छठवीं अनुसूची में। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 244 और 275। ठीक है, याद रखिए, एग्जाम में आपसे अनुच्छेद भी पूछ सकता है और ये 4 नाम भी। आप इन चारों के नाम याद रखना।
कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता, तो इन चारों में से कोई एक नहीं देता, वो भी पूर्वोत्तर का ही ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको अच्छे से। 6वीं अनुसूची हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो संविधान है उसने दोहरे स्तर की शासन व्यवस्था को अपनाया है। अगर हम कहें सही तरीके से तो 3 स्तर पर शासन देखने को मिलते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, अब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच कानून बनाने की जो विषय हैं उनको बांटा गया है 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। मूल संविधान जो था उसमें संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के पास कितने विषय थे? 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर आज की तारीख की बात करें 2025 में 100 विषय हैं। राज्यों में 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं, याद रखिए। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में वर्तमान में पूछता है तो ये आंसर करेंगे। वर्तमान में संघ में कितने विषय हैं? संघ की जो लिस्ट है उसमें 100 हैं। आपसे पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और ये एक बार याद रखने हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होना, ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्थिर हैं। संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती सूची में 47। संघ विषय के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य विषय के जो कानून हैं, जो सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है सामान्य परिस्थिति में। और समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि जब एक ही विषय पर मान लीजिए हम कह दें कि शिक्षा जो है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अब इस पर केंद्र सरकार भी एक कानून लेकर आई और राज्य सरकार भी एक कानून लेकर आई, तो किसका मान्य होगा? अब सिंपल सी बात है ना, जो बड़ा होगा उसी का मान्य होगा। अब बड़ा कौन है यहाँ पर? केंद्र सरकार। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये 7वीं अनुसूची याद रखेंगे, 246 अनुच्छेद, और ये सब कुछ आपको प्रॉपर याद होना चाहिए एग्जाम। 7वीं अनुसूची को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भाषाएं बताई गई हैं। भाषाओं की एक पूरी लिस्ट है। इसमें अनुच्छेद 344 और 351 से संबंधित भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं रखी गई थी? तो मूल संविधान जब हमारा बना था, लागू हुआ था, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक है, 14 भाषाओं को अपनाया गया था। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं 14 से 22 जो भाषाएं हुई हैं वो संशोधन करके हुई हैं। और अब हम उस अनुसूची की बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। सबसे चर्चित अनुसूची है ये 9वीं अनुसूची, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। अगर मुख्य रूप से कहें तो ये जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित है। याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कौन सी अनुसूची जो है वो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधारों से संबंधित है। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची है। और इस अनुसूची के लिए एक 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसमें पता है क्या कहा था? कि
1975 से पहले जो भी इसमें हुआ हो, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, 1975 से पहले की कहानी है, तो उसमें कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान समय में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की अगर आज की डेट में बात करें, क्या 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल हैं, जो भी शामिल है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं? तो आपका आंसर होगा हाँ, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 331B है। और साथ ही साथ आपको पता है क्या मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आप तो कह रहे थे 8 थी। ये 9वीं कहाँ से आ गई? ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अच्छे से याद रखना, पहला संविधान संशोधन 1951, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची के बाद अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10 में क्या है? दल बदल। दल बदल संबंधी नियम कानून के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 10 से हमें मिलती है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 102 और 191 हैं। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दल बदल है क्या। पहले क्या होता था, जो राजनेता हैं, संसद के सदस्य हुए या विधानसभाओं के सदस्य, वो अपने फायदे के लिए एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो जाते थे। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाए कि दल बदल कानून बनाए गए। ठीक है, और दल बदल कानून के तहत क्या कहा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये दल बदल कानून है। ठीक है, ये जो दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची लिस्ट में कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, इसके द्वारा दल बदल ये अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, याद रखिए। अब क्या है, राजनेता भी एडवांस हो गए। उन्होंने क्या किया है कि 5 साल मान लीजिए वो सांसद बन गए या विधायक बन गए, तो वो 5 साल तक नहीं बदलते। जब तक उनका बहुत बड़ा फायदा ना हो तब तक दल नहीं बदलते। फिर क्या करते हैं, आज ए पार्टी में है और उन्हें पता चला सी पार्टी की सरकार बन गई, तो उस अगर उनको अनुमान लग रहा है कि हाँ सी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वे पहले ही कूद जाते हैं। इससे दल बदल से ही बच जाते हैं। और आजकल यही नेता ए में हो जाता है, बी में हो जाता है, सी में हो जाता है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें हैं, और पंचायतों से संबंधित जो उसके विषय हैं 29 विषय पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हमारे संविधान ने ग्रहण किया है। और जो पंचायतें हैं वो कौन से संविधान संशोधन से आई थी? आंसर करें कमेंट में। 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके द्वारा ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 11वीं अनुसूची के बाद अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय दिए गए हैं, उन विषय की जानकारी भी हमें 12वीं अनुसूची से मिलती है। 18 विषय। याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय हैं? 18 विषय। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो 12वीं अनुसूची है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक सभी 12 अनुसूचियों को पढ़ा है। और यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट में पूछ लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।